दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी थी। हमने देखा था कि बहुत सिंपल मॉडल यूज़ करने से अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम होती है और बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करने से ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम एक बीच की कॉम्प्लेक्सिटी का मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम बीच की कॉम्प्लेक्सिटी का मॉडल फाइंड कैसे करते हैं। दोस्तों मैं हूँ प्रसून और इस वीडियो में हम रेगुलराइजेशन की बात करेंगे, जो मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाली एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है। शुरू करते हैं फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी से। आपको याद होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग फ्रेमवर्क वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेप्स होते हैं ट्रेनिंग के प्रोसेस में। एक फंक्शन क्लास डिफाइन करना, एक लॉस फंक्शन डिफाइन करना और फिर इन दोनों को यूज़ करके एक ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम डिफाइन करना। इस ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम अपनी फंक्शन क्लास के अंदर सबसे कम लॉस वाला फंक्शन फाइंड करते हैं। ये हमारा मॉडल होता है। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अलग-अलग मॉडल्स की अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। जिन मॉडल्स में बहुत सारे कर्व्स या लाइन्स होते हैं, वो मॉडल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी फंक्शन क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी है, वही हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब अगर हमारी फंक्शन क्लास में सिर्फ सिंपल फंक्शंस होंगे, तो हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। लेकिन अगर हमारी फंक्शन क्लास में बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, तो हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि हमारी फंक्शन क्लास के अंदर मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो फंक्शंस होते हैं, वो हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करते हैं। मतलब अगर हमारी फंक्शन क्लास में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के फंक्शंस हैं, तो हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज़ हमारे फंक्शंस पॉलिनॉमियल्स हैं। अब डिग्री 1 पॉलिनॉमियल्स बेसिकली लाइन्स होती हैं। तो अगर हमारी फंक्शन क्लास में सिर्फ लाइन्स हैं, तो ये सारे सिंपल फंक्शंस हैं, इसलिए हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। लेकिन अगर हमारी फंक्शन क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल डिग्री 5 पॉलिनॉमियल्स हैं, तो क्योंकि डिग्री 5 पॉलिनॉमियल्स में बहुत सारे कर्व्स होते हैं, तो इसलिए हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। फाइनली अगर हमारी फंक्शन क्लास के अंदर डिग्री 1 से लेके डिग्री 5 तक के सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, तो हालाँकि इसमें सिंपल फंक्शंस भी हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी हैं, इसलिए इस फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह हम डिसीजन ट्रीज़ वाला केस भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने डिसीजन ट्रीज़ वाली वीडियो में देखा था, जब हम ट्री को विजुअलाइज़ करते हैं, तो हर नोड को हम एक लाइन से रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा नोड्स होंगे हमारे ट्री में, उतनी ज़्यादा लाइन्स होंगी और हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अब अगर हम एक फंक्शन क्लास डिफाइन करते हैं जिसमें 4 नोड्स वाले सारे पॉसिबल डिसीजन ट्रीज़ होंगे, तो ये सारे ट्रीज़ सिंपल हैं, इसलिए हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। लेकिन अगर हम एक फंक्शन क्लास डिफाइन करते हैं जिसमें 10 नोड्स वाले सारे पॉसिबल डिसीजन ट्रीज़ होंगे, तो इस फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। और पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ भी अगर हम एक फंक्शन क्लास डिफाइन करते हैं जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के ट्रीज़ होंगे, तो इस फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम अपने डेटा के हिसाब से सही कॉम्प्लेक्सिटी वाला मॉडल फाइंड करना चाहते हैं। तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने के 2 मेन तरीके होते हैं। चलिए इनको एक-एक करके समझते हैं। पहले मेथड में हम जो फंक्शन क्लास डिफाइन करते हैं, हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिनॉमियल्स वाले केस में हम अलग-अलग फंक्शन क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, अलग-अलग डिग्रीज़ के फंक्शंस के लिए। फिर हम इन सब फंक्शन क्लासेस के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जिस मॉडल की वैलिडेशन डेटा सेट पे एरर सबसे कम होगी, वो मॉडल हम फाइनली चूज़ करेंगे। तो यहाँ अगर हमें डिग्री 1 से डिग्री 5 वाले सारे फंक्शंस ट्राई करने हैं, तो हम 5 अलग-अलग फंक्शन क्लासेस बनाते हैं। फिर हम हर फंक्शन क्लास के लिए एक ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हमें 5 अलग-अलग ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। सपोज़ हमारे डेटा के लिए डिग्री 3 वाला पॉलिनॉमियल सही है, मतलब डिग्री 3 से हम सिग्नल को फिट कर पाएँगे लेकिन नॉइज़ को फिट नहीं करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि डिग्री 3 पॉलिनॉमियल हमारे डेटा के लिए बेस्ट है, इसलिए हमें अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ट्राई करनी पड़ेंगी। अब जब हम ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को बेस्ट फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और वैलिडेशन डेटा सेट को यूज़ नहीं करते हैं। वैलिडेशन डेटा सेट को हम उसके बाद यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें जो मॉडल मिला है, वो नए डेटा पे कैसा परफ़ॉर्म करता है। तो अगर हमारी फंक्शन क्लास में सिर्फ डिग्री 1 पॉलिनॉमियल्स ही होंगे, तो हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो बेस्ट फंक्शन हमें मिलेगा, वो एक डिग्री 1 पॉलिनॉमियल होगा जो ट्रेनिंग डेटा को बेस्ट फिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत सिंपल फंक्शन है, तो इसमें से बेस्ट फंक्शन भी यूजुअली हमारे ट्रेनिंग डेटा के अंदर के पैटर्न को अच्छे से फिट नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम डिग्री 2 पॉलिनॉमियल्स वाली फंक्शन क्लास के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अब हम डिग्री 2 में बेस्ट फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं जो हमारे ट्रेनिंग डेटा को बेस्ट फिट कर पाए। तो ये फंक्शन डिग्री 1 वाले से बेटर होगा लेकिन फिर भी पूरे सिग्नल को फिट नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम जैसे-जैसे और कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्लासेस यूज़ करेंगे, वैसे-वैसे हमारा बेस्ट फंक्शन ट्रेनिंग डेटा को और बेटर फिट करता जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे डेटा के अंदर के सिग्नल के लिए डिग्री 3 वाला पॉलिनॉमियल बेस था,
इसलिए डिग्री 5 या उससे ज़्यादा वाले केसेस में ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें जो बेस्ट फंक्शन मिलता है, वो ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, लेकिन नए डेटा पे अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा। तो अगर हम एक सिंगल फंक्शन क्लास के अंदर डिग्री 1 से डिग्री 5 के सारे पॉलिनॉमियल फंक्शंस डाल देंगे और एक सिंगल ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि ऑप्टिमाइज़ेशन के टाइम हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे लॉस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए इससे डिग्री 5 वाला कोई पॉलिनॉमियल हमें मिलेगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी सबसे अच्छी होगी। लेकिन इसकी वैलिडेशन डेटासेट पे एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। इन जनरल अगर हमारी फंक्शन क्लास के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के फंक्शंस होंगे, तो ट्रेनिंग डेटा पे ऑप्टिमाइज़ेशन से हमें यूजुअली ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाले फंक्शंस मिलेंगे। इसलिए अगर थोड़ी कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला मॉडल नए डेटा के लिए बेटर होगा, तो हमारी फंक्शन क्लास में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हम अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ की फंक्शन क्लासेस डिफाइन करते हैं और फिर इन पे अलग-अलग ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ की फंक्शन क्लासेस डिफाइन करके अलग-अलग ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और फिर इन सब में से जिस मॉडल की वैलिडेशन डेटा सेट पे बेस्ट एक्यूरेसी होती है, हम उसको फाइनली सेलेक्ट करते हैं। और हमने समझा कि अगर हम एक ही फंक्शन क्लास में बहुत सारी अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ के फंक्शंस डाल देंगे, तो इससे हमें यूजुअली हायर कॉम्प्लेक्सिटी वाला मॉडल मिलेगा, जिसमें ओवरफिटिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन एक्चुअली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को थोड़ा-सा चेंज करके। इसको फिर से पॉलिनॉमियल वाले एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमने एक फंक्शन क्लास बनाई जिसके अंदर डिग्री 1 से लेके डिग्री 5 तक के सारे पॉलिनॉमियल्स हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा था ट्रेनिंग डेटा सेट पे डिग्री 1 पॉलिनॉमियल्स का लॉस ज़्यादा होगा और डिग्री 5 पॉलिनॉमियल्स का लॉस कम होगा। लेकिन अब सपोज़ हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक और टर्म ऐड कर देते हैं, जो हमारे फंक्शन की डिग्री के इक्वल है। ये टर्म डिग्री 1 पॉलिनॉमियल्स के लिए कम होगी और डिग्री 5 पॉलिनॉमियल्स के लिए ज़्यादा होगी। तो इससे कम डिग्री वाले फंक्शंस के लिए लॉस की टर्म ज़्यादा होगी और ज़्यादा डिग्री वाले फंक्शंस के लिए डिग्री वाली टर्म ज़्यादा होगी। और इसलिए इन दोनों केसेस में ही हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन बीच की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के फंक्शंस के लिए ट्रेनिंग लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा और डिग्री वाली टर्म भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए अब हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बीच की कॉम्प्लेक्सिटी वाला मॉडल होगा, जो ना ज़्यादा अंडरफिट करेगा और ना ज़्यादा ओवरफिट करेगा। इसलिए वो अनसीन डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इन जनरल हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ट्रेनिंग लॉस के अलावा एक और टर्म ऐड करते हैं जो हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है। इस टर्म को रेगुलराइजेशन बोलते हैं। रेगुलराइज का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो रेगुलराइजेशन वाली टर्म से हम अपने ऑप्टिमाइजेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ना हों। बेसिकली रेगुलराइजेशन को हम एक पेनल्टी की तरह सोच सकते हैं। जब हम कोई मॉडल यूज़ करते हैं तो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एक पेनल्टी देनी होती है। फॉर एग्जांपल डिग्री 1 कर्व्स के लिए ये पेनल्टी 1 है। अब अगर हम डिग्री 1 कर्व्स की जगह डिग्री 2 कर्व्स यूज़ करना चाहते हैं, तो ये पेनल्टी 1 की जगह 2 हो जाएगी। तो अगर डिग्री 2 कर्व यूज़ करने से हमारा ट्रेनिंग लॉस रिड्यूस होता है और ये रिडक्शन 1 से ज़्यादा है, तो हम पेनल्टी पे करके डिग्री 2 कर्व्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिग्री 2 से डिग्री 3 पे जाते हैं, तो हमारी पेनल्टी 2 से 3 हो जाएगी और हम फिर से देखेंगे कि क्या हमारा ट्रेनिंग लॉस में फिर से 1 से ज़्यादा की रिडक्शन आती है या नहीं। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे हमारी पेनल्टी तो 1 से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उससे हमारा ट्रेनिंग लॉस उतना रिड्यूस नहीं हो रहा। तो पेनल्टी देने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हम और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स यूज़ नहीं करेंगे। तो रेगुलराइज़ेशन हमें ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करने से रोकता है। इसको हम एक ग्राफ से और अच्छे से समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लॉस या रेगुलराइज़ेशन टर्म की वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो जैसे-जैसे हम मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हमारी लॉस की वैल्यू कम होती जाएगी और रेगुलराइज़ेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो इन दोनों का सम है, अगर हम उसको प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली वैल्यू यहाँ है, तो ये हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये हमारी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी और एरर वाले ग्राफ से सिमिलर है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो क्योंकि बेस्ट वैलिडेशन एरर बीच की कॉम्प्लेक्सिटी पे आती है और बेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू भी बीच की किसी वैल्यू पे आती है, इसलिए इस मेथड को यूज़ करके हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूजुअली अनसीन डेटा पे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमने 2 अप्रोचेज़ डिस्कस करी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने के लिए। पहली अप्रोच में हम अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ की फंक्शन क्लासेस डिफाइन करते हैं और दूसरी अप्रोच में हम एक सिंगल फंक्शन क्लास डिफाइन करके उस पे रेगुलराइज़ेशन यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन-सी अप्रोच बेटर है? तो बेसिकली ये दोनों अप्रोचेज़ इक्विवेलेंट हैं, मतलब इन दोनों अप्रोचेज़ से फाइनली हमें सेम ही मॉडल मिलता है, लेकिन यूजुअली रेगुलराइज़ेशन वाली अप्रोच को यूज़ करना ईज़ियर होता है, इसलिए हम ज़्यादातर रेगुलराइज़ेशन यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी थी। हमारी फंक्शन क्लास के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वही हमारी फंक्शन क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फिर हमने देखा कि मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने के लिए 2 मेन अप्रोचेज़ होती हैं। पहली अप्रोच में हम अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ की फंक्शन क्लासेस डिफाइन करते हैं और इन पे अलग-अलग ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके मॉडल्स बनाते हैं। इन सब में से जिस मॉडल की वैलिडेशन डेटा सेट पे बेस्ट एक्यूरेसी होती है, हम उसको चूज़ करते हैं। उसके बाद हमने दूसरी अप्रोच की बात करी, जिसमें हम एक सिंगल फंक्शन क्लास में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों फंक्शंस डालते हैं और एक सिंगल ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक और टर्म ऐड करते हैं जो हमारी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है। इसको रेगुलराइज़ेशन बोलते हैं। फाइनली हमने रेगुलराइज़ेशन के कॉन्सेप्ट को ग्राफ से समझा। हमारी लॉस वाली टर्म मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कम होती जाती है और हमारी रेगुलराइज़ेशन वाली टर्म मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बढ़ती जाती है। इससे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एक बीच की कॉम्प्लेक्सिटी पे आती है, जिससे अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग दोनों के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।